अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिफ्लेक्सेस ऑफ पोस्चर एंड लोकोमोशन। पोस्चर ये कि हमारा एक बॉडी बैलेंस, हमारा पोस्चर एक, और लोकोमोशन हमारी मूवमेंट में जो रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें है पहला जी पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन। यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ की हुई है स्पाइनल एनिमल। स्पाइनल एनिमल वो होता है जिसका स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसएक्ट कर दिया जाए, मतलब ऊपर ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर दिया जाए। और डीसेरिब्रेट एनिमल वो होता है कि जिसका कॉर्टेक्स रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डीसेरिब्रेट पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन ये होता है कि जो डीसेरिब्रेट एनिमल होता है जिसका कॉर्टेक्स रिमूव होता है वो जो है ना, अगर उसको फुट पैड पे उसके प्रेशर डाले ना तो वो जो है क्या करता है, वो खुद को अपने बॉडी को सपोर्ट कर लेता है। और अगर जो है ना इवन के स्पाइनल एनिमल है जिसका स्पाइनल कॉर्ड भी ट्रांसएक्टेड है, उसको भी अगर पाँव पे जो है ना खड़ा किया जाए उसके फुट पे, तो उस वजह से रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है और वो जो है ना अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर देता है और वेट को सपोर्ट कर लेता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन, और ये इंटरन्यूरॉन्स की वजह से होता है। इसके बाद जो है ना कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स है। कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स ये है कि एक जो है ना एक स्पाइनल एनिमल है, उसका स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसएक्ट कर दिया, हम ना उसको एक साइड पे लिटा दें। जब लिटा देना तो वो क्या करेगा, वो अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स करेगा और जो है ना खड़े होने की कोशिश करेगा। वो जो खड़े होने की कोशिश करेगा ना वो है, इसको कहते हैं हम कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, और इवन कि अगर उसका हम स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसएक्ट करें और वो बाद में हील हो जाए, तब भी जो है ना वो अपनी एक लेटा पड़ा है, लेटी पड़ी हुई पोजीशन से जो है ना उठ के खड़ा हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स। और यहाँ पे बात एक बताई हुई है कि जो है ना जो अपोसम को एनिमल है, शायद जो अपोसम है ना, उसमें भी अगर हम वैसे कॉर्ड को कट कर दें, ट्रांसएक्ट कर दें, तो उसकी वॉकिंग मूवमेंट्स ठीक रहती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की सिंक्रोनाइजेशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है ना स्टेपिंग एंड वॉकिंग मूवमेंट, रिदमिकल स्टेपिंग ऑफ अ सिंगल लिम्ब। जो एक एनिमल होता है सिंगल लिम्ब की मूवमेंट ये है कि उसकी एक लिम्ब जो है ना, दूसरा लिम्ब नहीं, एक लिम्ब फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बैकवर्ड एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, ये जो है ना चलती रहती है फॉरवर्ड, जो है ना पहले फ्लेक्शन फिर एक्सटेंशन फिर फ्लेक्शन फिर एक्सटेंशन चलती रहती है। इवन हम सेंसिंग नर्व्स भी कट कर दें तब भी ये चलती रहती है। और जो है ना इसके बाद जो है ना ये बताया हुआ स्टम्बल रिफ्लेक्स बताया हुआ है। स्टम्बल रिफ्लेक्स ये होता है कि जब आप सीधा सीधा चल रहे हो, रास्ते में आ गए, जो कोई पत्थर आ गया, कोई चीज़ ऐसी आ गई, और फिर कहते हो ये क्या आ गया, तो फिर आप जो है ना क्या करते हैं, उसके ऊपर से अपना पाँव ऊपर से गुजार के जाते हैं, आप पाँव को या लिम्ब को आप लिफ्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टम्बल रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद रेसिप्रोकल स्टेपिंग ऑफ अपोजिट लिम्ब। इसमें यह है कि रेसिप्रोकल स्टेपिंग मतलब एक लिम्ब जो है ना आगे मूव करता है, दूसरा लिम्ब जो है ना पीछे की तरफ मूव करता है। जैसे हम पाँव के अपने दोनों पाँव की मूवमेंट्स देखें तो एक पाँव आगे मूव करता है और एक पाँव जो है ना पीछे मूव करता है। पाँव या टांग एक ही बात होगी। ठीक है, और ये भी रेसिप्रोकल इनोवेशन की वजह से होता है। इसके बाद है डायगोनल स्टेपिंग ऑफ द फोर लिम्स, मार्क टाइम रिफ्लेक्स। मार्क टाइम रिफ्लेक्स में होता है, जो आपने कुत्तों को चलते हुए देखा ना, तो उनमें होता है ये मार्क टाइम रिफ्लेक्स। वो जब चल रहे होते हैं ना तो उनका एक फोर लिम्ब आगे की तरफ और उसी की लाइन में पीछे वाला जो हाइंड लिम्ब, एक मिनट मैं ना आपको एक पिक दिखाती हूँ, वहाँ से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये जो कुत्ता है डॉग में ना मार्क टाइम हाँ मार्क टाइम रिफ्लेक्स हो रहा है, डायगोनल स्टेपिंग हो रही है। डायगोनल स्टेपिंग ये है कि इसका एक फोर लिम्ब आगे की तरफ है, ये देखिए फोर लिम्ब आगे की तरफ, और उसी का ही फोर लिम्ब जो है ना आगे की तरफ है। जो दूसरा जो है ना फोर लिम्ब है वो पीछे की तरफ है, उसी की लाइन में जो हाइंड लिम्ब है दूसरा जो है ना वो भी पीछे की तरफ है। तो इस तरह ये होती है डायगोनल स्टेपिंग। ठीक है, आगे है गैलोपिंग रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को मार्क टाइम रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये जो स्टेपिंग है ये डायगोनल स्टेपिंग है फोर लिम्स की। ठीक है, जब जो है ना डॉग्स वगैरह चल रहे हो ना तब होती है उनमें। अब आगे है गैलोपिंग रिफ्लेक्स। गैलोपिंग रिफ्लेक्स होता है जो हॉर्सेस की रेस आप लोगों ने देखी हो, हॉर्सेस जैसे दौड़ते हैं ना, तो उनमें जो है ना गैलोपिंग रिफ्लेक्स होता है। उनमें ये होता है कि देखें, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, दोनों जो फोर लिम्स होते हैं वो इकट्ठे आगे की तरफ मूव करते हैं और दोनों हाइंड लिम्स पीछे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अब आ गया स्क्रैच रिफ्लेक्स। स्क्रैच रिफ्लेक्स ये होता है कि आप जो है ना बैठे हुए हैं और आके जो है ना एक कीड़ा दौड़ना शुरू कर दिया, कीड़े ने गुस्ताखी कर दी कि आपके बाजू पे चलना शुरू कर दिया। सॉरी, दौड़ते तो नहीं है मतलब चलना शुरू कर दिया।
तो आपको ना इचिंग हुई तो आप फिर क्या करते हैं, आप जो है उसको जो है ना ऐसे स्क्रैच करते हैं। पहले तो आप देखते हैं कि कहाँ पे हो रही है, वो जगह ढूंढ के फिर आप ना स्क्रैच करते हैं। तो ये बस हो गया स्क्रैचिंग रिफ्लेक्स। और फिर ना आप जो है ना ये स्क्रैचिंग में जो है ना रेसिप्रोकल इनोवेशन इन्वॉल्व होती है। जो इसके बाद जो है ना स्पाइनल रिफ्लेक्स दैट कॉजेज मसल स्पैज्म। मसल स्पैज्म जो है ना एक ब्रोकन बोन की वजह से या फिर पेरिटोनाइटिस या क्रैम्प्स वगैरह ही दिए हुए हैं। तो जो ब्रोकन बोन की वजह से ये है कि जब कोई बोन टूटती है उसकी वजह से उसके जो एजेस होते हैं उनकी वजह से जो है ना पेन इम्पल्सेस इनिशिएट होती हैं और फिर वो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आती हैं तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। इस तरह जो है ना क्या होता है कि मसल स्पैज्म में चला जाता है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब इसके बाद है जी मसल स्पैज्म हमारा पेरिटोनाइटिस की वजह से। पेरिटोनाइटिस की वजह से जो पैराइटल पेरिटोनियम है ना हमारी, वो जो है ना उसकी इरिटेशन की वजह से इम्पल्सेस जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास और फिर जो है ना मसल्स की बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन कराती है और मसल जो है ना स्पैज्म में चले जाते हैं। यूजुअली ना ऐसा होता है कि जैसे सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, एब्डोमिनल ऑपरेशन जैसे वगैरह औरतों के डिलीवरी के दौरान होते हैं, तो उनमें जो है ना ऐसा होता है। इसलिए जो है ना ऑपरेशन से पहले, एब्डोमिनल डिलीवरी से पहले क्या करते हैं, पहले डीप एनेस्थीसिया देते हैं इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन से पहले। और मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं, मसल क्रैम्प जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दो तो हम कहते हैं ना टांगे चढ़ गई हैं, तो बस यही मसल क्रैम्प यही होते हैं। सिवियर कोल्ड की वजह से या फिर ब्लड फ्लो कम हो गया या ओवर एक्सरसाइज, उस वजह से क्या होता है कि हमारी इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस जाती हैं हमारे मसल से, जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं फिर मसल के पास, फिर जो है ना उसके मसल के जो रिसेप्टर्स होते हैं दोबारा स्टिमुलेट होते हैं, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से दोबारा मसल। इससे ये पॉजिटिव फीडबैक चलती रहती है और मसल हमारे क्रैम्प कर जाते हैं, हमारे अकड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें पेन शेन होने लगता है। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस की बात करें तो आप इनके बस नाम देख लें, कोई नहीं है ये पूरा पेज ही जो मैंने अभी पढ़ाया ना, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। हाँ बस आपने अगर कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है तो वो रीड कर ले। अच्छा जी, मतलब असेसमेंट वगैरह में शायद कोई दे सके तो दे सके। स्वेटिंग हो गया, जैसे इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, हमारी जो जीआईटी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, पैराइटो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस हो गए, एवैक्यूएशन रिफ्लेक्स जो है हम ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं, वो हमारे अपने कंट्रोल में तो नहीं होते ना, सारे ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होते हैं। मैस रिफ्लेक्स ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड सडनली जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, उस वजह से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करना, मतलब पागल हो जाता है और जो है ना न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है ना सिग्नल्स बहुत ज़्यादा भेजता रहता है। तो ये कब होता है, जब जो है ना हमारा कोई विस्कस अंदरूनी कोई हमारा बॉडी ऑर्गन जो है ना जब वो फील होता है ना, तब जो है ना ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है। जैसे कोलोन एंड ब्लैडर एवैक्यूएशन में ऐसा होता है कि जब हमारा ब्लैडर बहुत ज़्यादा फील हो जाए ना, तब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, आप आगे ना उधर रीनल में पढ़ेंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्स होता है, इवैक्यूएशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस वगैरह। तो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल जाते हैं, फिर वापस जो है ना ब्लैडर के पास आते हैं और फिर जो है ना हमें डिज़ायर होती है कि मतलब हमने यूरिनेट करना है। मैस रिफ्लेक्स हो गया। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड स्पाइनल शॉक है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन ये है कि आपने स्पाइनल कॉर्ड को कट कर दिया है, स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन के साथ कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। इस वजह से क्या होता है कि वो जब ऊपर से ख़त्म करने का क्या नुकसान होता है कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर भी इसका चाचा है, वह है इसका, वो हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन क्या करता है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसके कॉन्टिन्यूअली ऊपर से सिग्नल्स आ रहे होते हैं हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो इसको जो है ना इसके टोन को टोनिक एक्साइटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब ये सिग्नल्स कट हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड अचानक ही शॉक में चला जाता है कि ये क्या हो गया, स्पाइनल शॉक हो जाता है। ठीक है, स्पाइनल शॉक हो जाता है, सारे रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कॉर्ड के अंडर होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं इसके इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स वगैरह हमारे आ रहे होते हैं, इनके थ्रू जो है ना एक्साइट कर रहा होता है। फिर फ्यू वीक्स के बाद क्या होता है, जो स्पाइनल न्यूरॉन्स है ऊपर से तो वो कहते हैं कि ख़त्म हो गए, फिर वो कहते हैं हम खुद अपना ही जुगाड़ कर लें। अपना जुगाड़ कैसे करते हैं कि अपनी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो है ना वो रिफ्लेक्सेस वगैरह इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स देखें हम तो इफ़ेक्ट्स में क्या है कि जैसे ही स्पाइनल शॉक इनिशिएट हुआ ना, तब हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी फ़ौरन ही डाउन कर जाता है, 40 तक चला जाता है। फिर जो है ना कुछ डेज़ में जो है ना ये दोबारा रिटर्न कर आता है, क्योंकि हमने देखा ना कि
जो स्पाइनल कॉर्ड है अपने न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं। जो स्केलेटल मसल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो इधर इंटीग्रेट हो रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो नॉर्मल वापस आ जाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि जो ना हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स एग्जेजरेट हो जाते हैं। और पहला पहला रिफ्लेक्स जो आता है वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है जो वापस आता है, मतलब हमारे रिटर्न करता है। सैक्रल रिफ्लेक्सेस वगैरह जो ब्लड और कोलोन की इवैक्यूएशन के लिए होते हैं वो पहले सप्रेस्ड रहते हैं, बाद में जो है ना रिटर्न कराते हैं। चलें जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक मैं फिर से कह रही हूँ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये पूरा, इसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर पूछ रहे हैं तो सिर्फ स्पाइनल शॉक के इफेक्ट्स पूछ सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं।